रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तानिया बहुत ही गुणी लड़की थी जिसको घर का सारा काम आता था, लेकिन खाना बनाने को लेकर उसका हाथ बहुत कच्चा था। वो जितना भी खाना बनाने की कोशिश कर ले, कुछ न कुछ कमी तो उससे रह ही जाती थी। समय बीतता है और एक दिन वो जली हुई रोटियां और सब्जी के साथ लेकर अपनी माँ के पास आती है और उसे परोसती हुई कहती है, लो माँ, मैंने गर्मा गर्म रोटी बना दी है, अब आप जल्दी से खा लो वरना ठंडी हो जाएंगी। और खा के बताओ कैसी बनी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। आप खाओगे तो मेरी तारीफ करते नहीं थकोगे। ये रोटी है क्या भारत का नक्शा? और ये इतनी जली हुई क्यों है? और ये सब्जी भी बेकार लग रही है। तूने खाना बनाया ही क्यों है? माँ, क्या बुराई है इस खाने में, कितने दिल से बनाई है। और ये सब्जी ऑनलाइन देखकर बनाई है। तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि रोटियों को धीमी आंच पर सेका कर। माँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं जितना भी रोटियों को बनाने की कोशिश करूँ सब जल जाती हैं और ये सब्जी भी अच्छे से नहीं पकी है। ऐसे खाना बनाएगी तो 4 दिन में तेरी सास तुझे धक्के देकर घर से बाहर कर देगी। आप चिंता मत करो, मैंने कुकिंग क्लासेस में अपना नाम लिखवाया है। अब से मैं कुकिंग करना सीख जाऊंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तानिया ये कहकर खाने की थाल वापस लेकर चली जाती है और बेचारी अमला को भूखा रहना पड़ता है। वक्त गुजरता है और तानिया कुकिंग क्लासेस से बढ़िया और तरह तरह का खाना बनाना सीख जाती है और ये सब देखकर अमला भी बहुत खुश थी। वक्त गुजरता है और अमला उसकी शादी एक विपुल नाम का अच्छा सा लड़का देखकर उसे करवा देती है और तानिया शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। उसने अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लिया था और सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन तानिया की सास उसे कहती है, तानिया बहू, आज खाने में तू क्या बनाने वाली है? आप बताइए माँ जी, आपका क्या खाने का मन है, मैं बना दूंगी। बहू, ये रोज दाल चावल रोटी खाते हुए मैं तो बोर हो गई हूँ। आज कुछ अच्छा बना ले। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं कुछ अच्छे से बना कर लाती हूँ। तानिया ये कहकर रसोई में चली जाती है, जिसके बाद वो कुकिंग क्लासेस में सीखे तंदूरी रोटी और तंदूरी पनीर बनाकर लाकर देती है, जिसे खाकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। अब आए दिन तानिया अपनी सास के कहने पर तंदूरी खाना बना दिया करती और वो अपनी रसोई में तंदूरी सेटअप भी कर लेती है ताकि उसको आसानी हो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन उसकी पड़ोसन दीपा आकर इंदिरा से कहती है, अरे इंदिरा, मेरा तो मत्था घुमा पड़ा है, जरा मेरी मदद कर दे। हाँ, पता ना क्या हुआ, ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि तेरा मत्था ही घूम गया। तू तो जानती है कि मेरी बहू पेट से है। अब कुछ लोग उसकी गोद भराई के लिए आ रहे हैं, लेकिन हलवाई का बच्चा कॉल ही नहीं उठा रहा है। वो लोग 3 घंटे में आते ही होंगे, मैं क्या करूं? तुझे क्या लगता है मैंने यहाँ हलवाई की दुकान खोल रखी है? पागल, मैं इसमें तेरी क्या ही मदद कर सकती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तूने मुझे याद किया, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूँ? हाँ, मैं जानती हूँ कि तू मेरी मदद नहीं कर सकती है। मैं तो बस अपना दुख बांटने आई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ? दीपा इतना कहती है कि तभी वहाँ पर तानिया वहाँ उन दोनों के लिए चाय पानी लेकर आती है और दीपा की बात को काटते हुए कहती है, बस इतनी सी बात आंटी जी, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं उन सब के लिए बहुत अच्छा तंदूरी खाना बना दूंगी। बहू, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? मेहमानों का खाना बनाना है, दाल चावल नहीं, जो तू संभाल लेगी। बहू, मेहनत का काम है और इज्जत का सवाल है। बहू ने बोला है तो वो संभाल लेगी, तू उस पर यकीन कर। मेरी बहू का हाथ खाना बनाने को लेकर बहुत अच्छा है, तेरे मेहमान भी पत्तल चाट लेंगे। सच में इंदिरा, तेरी बहू ये सब संभाल पाएगी? हाँ, क्यों नहीं, तू निश्चिंत हो जा, सब हो जाएगा। दीपा ये सुनकर चली जाती है और तानिया अपनी सास की मदद लेकर सब लोगों के लिए अपनी तंदूरी रसोई में तंदूरी खाना बना देती है, जिसके बाद सब काम अच्छे से हो जाता है। और रात के समय दीपा फिर से इंदिरा के घर आती है और इंदिरा और तानिया को सामने खड़ा देखकर कहती है, माफ करना, तुम दोनों को फिर से परेशान करने आ गई। आज मैंने तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है ना? अब क्या हो गया दीपा, मेरी बहू से रात का खाना भी बनवाया है क्या? देख, मेरी बहू और मैं पहले ही बहुत थक गए हैं, तो तू जो भी करवाना है अब तू सुबह करवाना। अरे नहीं बहन, मैं तो ये पैसे तानिया को देने आई थी। मैंने सोचा जब काम आज किया है बहू ने तो पैसे भी आज ही दे दूं। पैसे? किस बात के पैसे आंटी जी? मैं कुछ समझी नहीं। आप मुझे पैसे क्यों देने आई है?
ये वो पैसे हैं जो मैं हलवाई को देती अगर वो खाना बनाने आता तो। लेकिन जब तूने और तेरी सास ने अच्छे से बनाया और किया तो इन पैसों पर हक भी तो तेरा बनता है ना। कैसी बात करती है दीपा, ये सब तो हमने पड़ोसी के भाईचारे में किया, तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब पड़ोसियों की मदद के भी पैसे लेंगे क्या? इंदिरा देवी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अभी, आई तुझे समझ? मैं तेरी बहू पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, उसे उसके हक के पैसे दे रही हूँ। मना मत कर, मुझे बुरा लगेगा। दीपा के जिद करने पर इंदिरा तानिया को पैसे लेने की इजाजत दे देती है। धीरे धीरे तानिया की तंदूरी रसोई की तारीफ हर जगह होने लगती है और उसके हाथ का खाना बहुत मशहूर हो जाता है। और इंदिरा के कहने पर तानिया अपनी सास के साथ उसकी मदद से तंदूरी खाने की रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहां तंदूरी इंडियन खाना मिला करता था। दिन बीतते हैं। शुरू में उसका काम अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी दुकान पर ग्राहक आने कम हो जाते हैं। ये देखकर एक दिन तानिया इंदिरा से कहती है, मम्मी जी, मैं अपना बेस्ट खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए तो मैं क्या करूँ? आप तो बहू, सब लोग तंदूरी रोटी और तंदूर में पकी सब्जी खा के बोर हो गए हैं। अगर तुझे ये काम चलाना है तो तुझे कुछ और करना होगा। लेकिन क्या मम्मी जी, यही तो समझ नहीं आ रहा है ना। मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, फिर भी मेरा खाना नहीं बिक रहा है। बहू, मुझे लगता है कि तुझे तेरी तंदूरी रसोई में कुछ फेर बदल करने की जरूरत है, तभी तेरा काम फिर से चलेगा। जैसे क्या माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बहू देख, तू इलेक्ट्रॉनिक तंदूर का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत आम बात है। लोगों को उस तंदूर का खाना कहीं भी मिल जाता है और ये सबके लिए फीका भी हो गया है। जब तक तू कुछ नया और अनोखा नहीं करेगी, तू लोगों की नजरों में नहीं आएगी। तो तू मिट्टी के तंदूर को खुद बनाकर उसका इस्तेमाल कर, फिर देखियो तू तेरी रेस्टोरेंट कितनी अच्छी चलेगी। अरे वाह माँ जी, आपने तो मेरी सब परेशानी दूर ही कर दी। और तो और मैं तंदूरी मोमोज और तंदूर के बाकी आइटम भी बना सकती हूँ, जिससे अगर लोगों को खाना खाने में मन ना हो तो वो मोमोज और बाकी चीजें खा पाएं। अरे वाह बहू, ये की ना तूने समझदारी की बात। अब चल, तू और मैं मिलकर एक बड़ा सा तंदूर बनाते हैं। जिसके बाद इंदिरा और तानिया मिलकर तंदूर बनाते हैं। उसके बाद तानिया तंदूर पर बहुत सारी तंदूर की डिश बनाती है, जिसको खाकर ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते हैं और अब दूर दूर से लोग उसके यहाँ खाने के लिए आने लगते हैं। ये सब देखकर तानिया भी बहुत खुश होती है और अपनी सास से कहती है, सच में मम्मी जी, आपने तो मेरा बंद हो चुका काम फिर से चालू करवा दिया, वरना मुझे तो लगा था कि सारी तंदूरी रसोई वाली बहू का रेस्टोरेंट बंद ही हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बंद हो जाता बहू? तू खाना इतने दिल से बनाती है तो तेरी परेशानी का हल तो निकलना ही था ना। जी मम्मी जी। तानिया ये बोलकर प्यार से अपनी सास को गले लगा लेती है और इस तरह तानिया का बिजनेस हमेशा मुनाफे में चलता रहता है और दोनों सास बहू अपना तंदूरी रसोई का रेस्टोरेंट खुशी खुशी चलाते हैं। अंशिका बेहद ही खूबसूरत, समझदार और बहुत ही गुणवान लड़की थी। उसे सबकी सेवा करना और सभी का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वो रोजाना शिव जी के मंदिर जाया करती थी ताकि उसे बिल्कुल शिव जी की तरह ही एक अच्छा पति मिले। ऐसे ही एक दिन जब वो मंदिर जा रही होती है कि तभी एक सविता नाम की औरत उससे टकरा जाती है और उसके हाथों से सारा सामान नीचे गिर जाता है। तो अंशिका उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मेरी वजह से आपका सामान नीचे गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी कुछ खास सामान नहीं था उसमें। बात सिर्फ सामान की नहीं है आंटी जी, बात है तहजीब और तमीज की। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इस सब के बाद अंशिका मंदिर जाने के लिए निकल जाती है और उसके जाते ही सविता सोचने लगती है, इतनी अच्छी और कितनी प्यारी लड़की थी ये। अरे आजकल के टाइम पे तो ऐसी लड़कियां मिलती ही नहीं। मेरे बेटे को सुधारने के लिए इससे बढ़िया और अच्छी लड़की कोई नहीं हो सकती। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। सविता बहुत छानबीन करती है और एक दिन वो अंशिका का घर ढूंढ निकालती है, जिसके बाद वो उसके घर जाती है और ऐसे ही बातों बातों में वो अपने बेटे समीर की शादी की बातें करने लगती है और फिर उनसे अपने बेटे समीर के लिए अंशिका का हाथ मांग लेती है। जिसके बाद अंशिका के घर वाले भी एक अच्छा रिश्ता समझकर इसको मंजूरी दे देते हैं
लेकिन सविता उन सभी से एक बहुत बड़ा राज छुपा लेती है कि उसका बेटा 1 नंबर का अय्याश था। कुछ ही समय के बाद अंशिका और समीर की शादी हो जाती है। शादी के बाद रात के 2-2 बजे तक समीर वापस घर लौटता तो वहीं अंशिका को उसकी हमेशा चिंता सताती रहती। पर ये अब रोज की बात बन गई थी। एक दिन अंशिका तंग आकर अपनी सास के पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ जी, क्या है ये सब? मतलब क्या है बहू तुम्हारा? मतलब आप बहुत अच्छे से जानती हैं माँ जी। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा सारी रात घर से बाहर रहता है और अय्याशी करता फिरता है? माफ करना बेटा, मुझे लगा था कि तेरे आ जाने के बाद मेरे बेटे में सुधार आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, लेकिन जो अब तक नहीं हुआ वो अब जरूर होगा। मतलब? माँ जी आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन समीर को एक लड़की घर लेकर आती है। समीर इतना ज्यादा नशे की हालत में होता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। ये सब देखकर अंशिका और सविता दोनों को ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अंशिका और सविता वो दोनों अपने मन में सोचती हैं, कैसा दिन आ गया है, आज मेरा बेटा खुद अपने पैरों पे चलकर घर नहीं आ सकता, उसे किसी और के सहारे की जरूरत पड़ रही है। ये क्या हाल बना लिया है इन्होंने अपना। मुझसे इनकी ये ऐसी हालत नहीं देखी जाती, लेकिन अगर आज मैं हालातों के आगे कमजोर पड़ गई तो ये इस हालत में देखने लायक भी नहीं बचेंगे। इस सब के बाद अंशिका उस कृति नाम की लड़की से उसके बारे में पूछती है और कहती है, जी आप कौन है और इनके साथ क्या कर रही हैं? मैं कृति हूँ, इनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? ये कैसे हो सकता है? अरे मैं इनकी पत्नी हूँ, जानती भी हो तुम? देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा, पर सच यही है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि इनकी एक पत्नी भी है। अरे करम जली, अगर पता था तो क्यों किया ऐसा? अब मैं क्या करूँ अंशिका, प्यार पर कभी किसी का जोर चला है क्या? बस मैं भी प्यार के हाथों मजबूर हो गई हूँ और ये दिल्लगी कर बैठी। पर तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे पति है और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। मैं कभी इन्हें अपने लिए हासिल नहीं करना चाहती, ये तुम्हें ही मुबारक हो। ऐसा कहकर कृति समीर को अंशिका को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अंशिका समीर को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और थोड़ी मध्यम आवाज में उससे बोलता है, मुझे माफ कर दो अंशिका, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं किसी और लड़की के साथ। समीर अपनी बात को पूरा करता इससे पहले ही नशे की वजह से वो सो जाता है। अंशिका को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर इस बात की भी उसे तसल्ली रहती है कि समीर को अब भी उसकी थोड़ी सी परवाह है। इतना सब होने के बाद भी समीर नहीं बदलता और एक बार फिर से किसी दूसरी लड़की के साथ घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। समीर की ये हरकत अंशिका के बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और फिर वो सोचती है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा ताकि इनको इनकी हर गलती का एहसास हो सके। अगले दिन अंशिका अपने दोस्त रोहन के पास जाती है और उससे कहती है, हेलो रोहन। कैसी हो अंशिका? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो बात कुछ ऐसी है कि अंशिका रोहन को सारी बातें डिटेल में समझा देती है और उसकी बातें सुनकर रोहन उससे बोलता है, मुझे बहुत अफसोस है अंशिका कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? इस सब के बाद अंशिका उसे पूरा प्लान समझा देती है, जिसके बाद वो छुप छुप कर जानबूझकर रोहन से फोन पर बातें करना शुरू करती है और देर रात तक घर से बाहर ही रहती है, जिससे समीर को उस पर शक होने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंशिका खुद रोहन को फोन करती है और उसे अपने घर बुला लेती है। उस वक्त रोहन घर पर ही मौजूद होता है। कुछ ही समय के बाद रोहन अंशिका के कहे अनुसार आ जाता है। रोहन को देखकर समीर उससे पूछता है, अरे भाई कहाँ घुसे आ रहे हो, क्या काम है? मैं यहाँ अपनी प्रेमिका से मिलने आया हूँ और उसे ले जाने आया हूँ। भाई देखो, लगता है तुम गलत घर में आ गए हो।
यहाँ कोई प्रेमिका नहीं रहती तुम्हारी। नहीं समीर जी, आप गलत कह रहे हैं। मतलब ये कि जिस प्रेमिका की ये बात कर रहा है ना, वो मैं ही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? पर तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? हाँ, करती थी आपसे प्यार, बहुत करती थी, लेकिन आपने कभी मेरे प्यार की कदर ही नहीं की, तो मैंने भी अपना दिल किसी और के साथ लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरे साथ किया था। ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता। साथ ही उसे अपने किए का एहसास होता है, जो कुछ भी उसने अंशिका के साथ अभी तक किया था, जिसके बाद वो उससे बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती अंशिका, कह दो कि ये झूठ है, प्लीज अंशिका। आप कर सकते हैं ना, मैं नहीं, बोलिए। प्लीज मुझे माफ कर दो अंशिका, मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा और न ही कभी अय्याशियाँ करूँगा। आप और ऐसा करेंगे? अरे मैं कभी मान ही नहीं सकती। अगर आपको शर्म होती ना तो पहली बार में ही ना सब कुछ छोड़ देते, लेकिन नहीं, आपने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। अरे एक बार भी आपने प्यार से मेरी तरफ नहीं देखा। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, जो प्यार मुझे आपसे और आपको मुझसे मिलना चाहिए था, वही प्यार आप बाहर लोगों में तराशते रहे। सॉरी अंशिका, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है, मुझे बता दिया है कि मैं कितना गलत था और मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और साथ ही अब मैं हमेशा के लिए एक पत्नी व्रता पति बनकर रहूँगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें इसे भूलना होगा और फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा और तुम मेरी। मैंने तो आपके सिवा कभी किसी और को प्यार किया ही नहीं, तो भूलने की तो बात ही पैदा नहीं होती। इतना सब होने के बाद अंशिका समीर को सारी बातें अच्छे से समझाती है कि उसने आखिर ये सब कुछ कैसे और कब किया, और जब समीर को सारा सच पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। इसके बाद वो एक बार फिर से अंशिका से माफी मांगता है और अंशिका भी उसे बड़े ही प्यार से माफ कर देती है और फिर दोनों हमेशा के लिए हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।